2012 में आईसीटी पर एक नेशनल पॉलिसी आई थी जिसको हम कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। कि आईसीटी को स्कूल एजुकेशन में किस तरह से शामिल किया जाए, किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए। और आप बीएड में जो आईसीटी एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसकी भी जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी 2012 से हुई थी। तो इस वीडियो में हम इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें की गई। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस पॉलिसी के जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उसकी बात करते हैं। क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ कोलेबोरेशन, कोऑपरेशन एंड शेयरिंग, की सहभागिता, सहयोग और साझेदारी का एक माहौल बनाना। प्रमोट यूनिवर्सल, इक्विटेबल, ओपन एंड फ्री एक्सेस टू आईसीटी रिसोर्सेज फॉर ऑल, सभी के लिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क ऑफ टीचर, रिसोर्स पर्सन एंड स्कूल रिसोर्स पर्सन, आप एक्सपर्ट भी कह सकते हो। कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना थ्रू आईसीटी, किसके किसके बीच में, टीचर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, रिसोर्स पर्सन एंड स्कूल। प्रमोट रिसर्च, इवैल्यूएशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन आईसीटी, की आईसीटी में रिसर्च, इवैल्यूएशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग, इनको बढ़ावा देना। और प्रमोट अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, की आईसीटी की आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा देना। आलोचनात्मक समझ की जब हम बात करते हैं, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो मतलब क्या है कि आईसीटी के क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसके एम्स थे। अब अगर हम इस पॉलिसी की बात करेंगे, आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, तो मेन किन किन पॉइंट्स पर बात किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले चैलेंजेस एंड इशू, कि आईसीटी है, इसको स्कूल एजुकेशन में जब लाया जाए तो उस टाइम तक क्या क्या चैलेंजेस हैं थे। ठीक है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। फिर सेकंड जो बात की गई, आईसीटी लिटरेसी एंड कॉम्पिटेंसी इन्हेंसमेंट। ठीक है, कि आईसीटी साक्षरता और योग्यता में वृद्धि। फिर आईसीटी इनेबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इलेक्टिव कोर्स एट हायर सेकेंडरी लेवल, आईसीटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, आईसीटी फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, आईसीटी फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो ये पॉइंट थे, तो एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप इन पॉइंट्स को याद कर लेना कि इस पॉलिसी में किन किन पॉइंट्स पर बात की गई थी। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे चैलेंजेस एंड इशू, तो उस टाइम जब ये पॉलिसी आई तो इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस और इशू जो थे उसको सामना करना पड़ता उस टाइम। चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग अल्टरनेट मोड्स ऑफ एजुकेशन, तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि डेवलपिंग अल्टरनेट मोड्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम अगर हम बात करें, ठीक है, तो ट्रेडिशनल एक जो सिस्टम था एजुकेशन में चला आ रहा था। अब अल्टरनेट मोड क्या है कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में, ठीक है, स्कूल में उसको इंटीग्रेट करना था, उसको शामिल करना था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसका। रीज़न ये था कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट आईसीटी रिसोर्सेज, की आईसीटी रिसोर्स के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो था वो बोर्ड के थ्रू था, वो चार्ट पेपर के थ्रू था। तो टीचर्स की बात करें, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षक क्षमता निर्माण, तो टीचर्स की भी बात करें तो टेक्नोलॉजी को लेके इतनी ज़्यादा फेमिलियर टीचर नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नीड टू डिजिटाइज एंड मेक अवेलेबल एजुकेशन रिसोर्सेज, की शैक्षिक संसाधनों को डिजिटल बनाने और उपलब्ध कराने की आवश्यकता। कि जो भी एजुकेशनल रिसोर्स हैं, चाहे हम बुक की बात करते हैं, देखिए आप आज की डेट में अगर आपको एनसीईआरटी की कोई बुक चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए, तो तुरंत आप मोबाइल पे टाइप करते हैं, उसका पीडीएफ आ जाता है, या ई पाठशाला है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम इस तरह से चीज़ें नहीं थी। तो उस टाइम एक चैलेंज था कि नीड टू डिजिटलाइज जो भी स्कूल एजुकेशन है, जो भी सारी बुक्स हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक, इनको डिजिटलाइज करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे होगा। फिर लैक ऑफ प्रिंट रिसोर्सेज एज वेल एज वेब कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस, की सारे के सारे, जब हम नेट की बात करते थे, गूगल की बात करते थे, तो सब के सब ज़्यादातर जो उस टाइम मटेरियल थे सारे इंग्लिश में आते थे। तो एक भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो भी इस तरह के प्रिंट मटेरियल हैं, ठीक है, वेब कंटेंट है, उनको इंडियन लैंग्वेज में लाना। तो ये एक इस पॉलिसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं
आईसीटी लिटरेसी एंड कॉम्पिटेंसी इन्हेंसमेंट की आईसीटी साक्षरता और योग्यता में वृद्धि किस तरह से की जाए जब हम इसको स्कूल एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी की योग्यता के 3 स्तर थे। सबसे पहला क्या था, बेसिक। जब स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को, चाहे हम टीचर की बात करें चाहे बच्चों की बात करें, जब उनको कंप्यूटर सिखाया जाए स्कूल में, तो सबसे पहला जो स्टेज था बेसिक। जब आप सभी कंप्यूटर सीखते होंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक में आप क्या सीखते हैं, बेसिक में आप कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीखते हैं, आप वर्ड के बारे में सीखते हैं, आप पेंट के बारे में सीखते हैं। तो मतलब बेसिक, स्टार्टिंग बेसिक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा क्रिएट एंड मैनेज कंटेंट बनाना। ठीक है, और लास्ट में जो एडवांस लेवल जो है, यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू इनहेंस ऑन ऑन लर्निंग। ठीक है, कि खुद से कंटेंट को डेवलप करना, खुद से बनाना। तो इस तरह से आईसीटी के इन्होंने 3 लेवल इस पॉलिसी में रखे गए थे। सबसे पहला बेसिक, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट, और उसके बाद तीसरा था एडवांस। ठीक है, चलो लेवल तो रख दिए, लेकिन उसके हिसाब से फिर करिकुलम भी बताया गया कि सबसे पहला है प्रोग्राम ऑफ आईसीटी लिटरेसी इन ऑल सेकेंडरी स्कूल, कि जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं, ठीक है, जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं सभी में आईसी लिटरेसी इन ऑल स्कूल, कि सभी में आईसीटी जो है सिखाया जाएगा बच्चों को। सेकंड है अ मॉडल करिकुलम, इसके लिए करिकुलम भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, कि करिकुलम मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। 3 जो लेवल थे उसके हिसाब से किस लेवल पे क्या पढ़ाया जाए, क्या सिखाया जाए, उसी के हिसाब से कोर्स मटेरियल। ठीक है, और आईसीटी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट इन स्कूल, की स्कूल में आईसीटी को एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके अलावा हर स्कूल में, ठीक है, आईसीटी कोऑर्डिनेटर इन स्कूल, की स्कूल में एक आईसीटी कोऑर्डिनेटर भी होगा जो ये सारी चीजें देखेगा, इसको मॉनिटर करेगा। और ऑल टीचर टू बिकम एडवांस यूजर्स ऑफ आईसीटी, की सभी जो टीचर्स हैं आईसीटी के उन्नत उपयोग करता, तो इसके लिए उनको भी सिखाया जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस सारी की सारी जो बात थी इसमें कही गई थी, आईसीटी लिटरेसी एंड कॉम्पिटेंसी इन्हेंसमेंट। तो जब ये पॉइंट आएगा तो इसमें क्या है कि किस तरह से आईसीटी लिटरेसी, तो मतलब बेसिक, एडवांस, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। तो जब भी कोई कोर्स डेवलप होता है, पहले तो क्या होगा कि स्कूल्स में उस कोर्स को लाया जाए, सेकंड उसका करिकुलम बनाया जाए, फिर कोर्स मटेरियल बनाया जाए, एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको मॉनिटर करने के लिए कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। ठीक है, और सिखाएगा कौन, टीचर सिखाएगा। ठीक है, आईसीटी की बात करें तो ये है कि बस बच्चों को, टीचर्स भी टाइम के हिसाब से उनको भी ये चीज़ आनी चाहिए, तो इसलिए उनको भी जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होते हैं या प्री सर्विस है, तो उसके थ्रू उनको भी ये चीज़ें सिखाई जाए, बताई जाए। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीटी इनेबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इसके लिए क्या चीजें की जाए, अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड रिसोर्स फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण और संसाधनों का इस्तेमाल। स्कूल में इस तरह से जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं, ठीक है, अलग अलग संसाधन है, वो अवेलेबल करवाए जाए, तभी तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर्स टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड रिसोर्सेज, की जो टीचर्स हैं, जब अब इस पॉलिसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या था कि जो भी कंटेंट है सबको डिजिटलाइज करना है, तो इन चीज़ों में टीचर्स को पार्टिसिपेट करना। ठीक है, टीचर टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड रिसोर्स, की जो डिजिटल कंटेंट है, कौन कौन से जो कंटेंट है किन किन को डिजिटलाइज करना है, रिसोर्सिस, तो इसमें एक एक्सपर्ट का जो भी पैनल बनेगा तो उसमें टीचर्स को भी इसमें शामिल किया जाए। तो टीचर्स में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ टीचर को मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपना खुद का डिजिटल जो कंटेंट है वो अपना तैयार करे। ठीक है, इसके अलावा रिलेवेंट एक्टिविटीज टू बी प्लान, तो अब इसके लिए टीचर जो है सेलेक्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे डिजिटल कंटेंट को, या अपने कंटेंट को बनाएंगे, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, रिलेवेंट एक्टिविटीज टू बी प्लान, की एक उससे संबंधित एक्टिविटी को प्लान किया जाए। और साथ ही साथ कंप्यूटर लैब्स एंड क्लासरूम इक्विप विथ आईसीटी, की जो क्लासरूम है, चाहे हम कंप्यूटर लैब की बात कर रहे हैं, उसको भी जो आईसीटी रिसोर्सेज है उससे सुसज्जित किया जाए, इक्विप किया जाए। फिर हम अगर हम बात करें इलेक्टिव कोर्सेज एट हायर सेकेंडरी लेवल, जब कोर्स की बात की तो अब इलेक्टिव कोर्सेज, तो सबसे पहला क्या है कि लॉन्चिंग कोर्स ऑफ आईसीटी फॉर द हायर सेकेंडरी स्टेज। हायर सेकेंडरी स्टेज की मतलब 11th 12th में आईसीटी कोर्स, ठीक है, उसको शुरू किया जाए। तो उसके लिए कोर्स मॉड्यूलर इन डिजाइन,
ठीक है, कि कोर्स मॉड्यूलर को डिजाइन किया जाए। कोर्स मॉड्यूलर क्या है? एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि एक तरह का बुकलेट है जिसमें अलग अलग कोर्सेज होंगे, बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें से कोर्सेज सेलेक्ट करके कर सकते हैं, और उनको सिखाने के लिए एक पीजीटी टीचर भी अपॉइंट किया जाए, और लैब में आईसीटी लैब अटेंडेंट या जो असिस्टेंट है वो भी अपॉइंट किया जाए। तो इस तरह से बच्चों को स्कूल में आईसीटी की जो है थ्रू करिकुलम, ठीक है, उनको ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, उनको ये बताई जा सकती हैं। फिर आईसीटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, कि कौशल विकास के लिए आईसीटी, तो जॉब ओरिएंटेड मॉड्यूलर कोर्सेज दैट विल बी फ्रिक्वेंटली अपडेटेड, कि देखो टाइम के हिसाब से जो भी जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स है, ठीक है, उनको क्या किया जाए, अपडेट किया जाए। अब जैसे अगर हम आईसीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स है इस फील्ड में कैसी है, जैसे हम कहते हैं ना ग्राफिक डिजाइनिंग है, डाटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, इस तरह के जो कोर्सेज हैं, ठीक है, इस तरह के कोर्सेज को लॉन्च किया जाए, और टाइम के हिसाब से, ठीक है, नए नए कोर्सेज को लॉन्च किया जाए जिसकी सोसाइटी को नीड हो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें आईसीटी को इंटीग्रेट किया जाए, चाहे लर्निंग की बात करें चाहे हम टीचिंग की बात करें, आईसीटी को इंटीग्रेट किया जाए। ओपन लर्निंग सिस्टम का मतलब है कि जब इस तरह के कोर्सेज बनाए जाए, लॉन्च किया जाए, तो उसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो कि सिर्फ यही बच्चे कर सकते हो, सभी बच्चों के लिए हो। ठीक है, जब भी हम ओपन लर्निंग की बात करते हैं तो ओपन लर्निंग का ही मतलब होता है ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए खुला है, कोई भी उसमें जाकर एडमिशन ले सकता है, उसको सीख सकता है। और फिर ऑन डिमांड इवेल्युएशन एंड सर्टिफिकेशन, तो बच्चा जब उस कोर्स को कंप्लीट कर ले तो ऑन डिमांड, जैसे इग्नू में भी यही चीज होती है कि जब आप अपने कोर्स को करते हैं, ठीक है, तो आप ऑन डिमांड एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और फिर आप उस हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देनी होती है, लेकिन फिर इग्नू क्या करता है, आप उस हिसाब से आपका एग्जाम शेड्यूल करता है, आप एग्जाम देते हो, आपको फिर सर्टिफिकेट और ये चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर भी ये बात की गई है ताकि टाइम ज़्यादा खराब ना हो, तो ऑन डिमांड इवेल्युएशन एंड सर्टिफिकेशन इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो जब आईसीटी फॉर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, जब हम स्किल की बात करते हैं तो जॉब ओरिएंटेड, यहाँ पे ट्रेनिंग की बात आती है, तो जॉब ओरिएंटेड मॉड्यूलर कोर्सेज, ठीक है, वो चलाए जाए टाइम के हिसाब से, और उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए, और जो भी ये कोर्सेज बच्चों को सिखाया जाए, चलाया जाए, आईसीटी को इंटीग्रेट करके, जैसे मैंने कहा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं, चाहे डाटा एंट्री की बात करें चाहे हम अकाउंटिंग की बात करें, तो आईसीटी को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए ओपन हो, और ऑन डिमांड इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था हो। फिर हम बात करते हैं आईसीटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, जो स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो उनके लिए आईसीटी, तो देखिए उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के जितने भी स्कूल या क्लासरूम की बात करें ना, तो अगर रिसोर्सेज से पूरा वो लेस होंगे तो फिर क्या होगा, बच्चे आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, यूज आईसीटी फॉर इंक्लूजन, की एजुकेशन में आईसीटी को इंटीग्रेट किया जाए। फिर आईसीटी सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की, देखिए जब इस तरह के बच्चे होते हैं, चाहे हम ब्रेल लिपि की बात करें, ठीक है, चाहे हम डिजिटल बोर्ड की बात करें, तो इस तरह से क्या है कि आईसीटी सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, ताकि इन बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सके, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो इसलिए जितने भी इस तरह के जो बच्चों की नीड के हिसाब से जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है, उनको भी मतलब लाया जाए, ताकि उस हिसाब से उसके साथ बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन की, अब अगर इस तरह के बच्चों को, स्पेशल बच्चों को सिखाना है, तो उसके लिए टीचर्स को भी तो उस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा, तो उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम चलाया जाए, ताकि वो खुद को, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, ठीक है, उनके लिए, उनको सिखाने के लिए वो तैयार कर सके। इसके अलावा कंफर्मेशन टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी की, जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनके लिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, तो उसका फॉलो किया जाए, और उसी हिसाब से क्लासरूम को और स्कूल को तैयार किया जाए। फिर आईसीटी फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, तो देखिए अगर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, तो
आप सबको पता होगा ओपन एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा स्कूल में भी ऐसे होता है कि बच्चा 6th क्लास 7th क्लास पढ़ा 8th क्लास पढ़ा फिर अपनी एजुकेशन छोड़ देता है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे में आईसीटी फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की इस तरह के जो प्रोग्राम है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के, क्योंकि ये भी बच्चों को मौका देता है कि जिनकी पढ़ाई छूट गई है वो अपनी एजुकेशन को फिर से स्टार्ट कर सके। तो प्रेजेंट ओपन स्कूल सिस्टम टू बी स्ट्रेंथन, कि ओपन स्कूल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत बनाया जाए। कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? एक्सेस एंड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस टू बी एम्फेसाइज, की पहुंच और विद्यार्थी सहायता सेवाओं पर जोर दिया जाए। तो देखो किस तरह से पहुंच, जब यहाँ पे हम एक्सेस की बात करते हैं तो जितनी भी आज की डेट में देखिए, चाहे आप इग्नू से कर रहे हैं, चाहे आप डीयू से कहाँ जहाँ से भी ओपन कर रहे हैं, और स्कूल की भी बात हम कर रहे हैं, तो सारे के सारे जो कंटेंट है आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। ठीक है, आपको वीडियोस मिल जाती है, आपको कंटेंट मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसमें कहा गया कि एक्सेस एंड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, तो इसमें क्या किया जाए कि जो भी कंटेंट है, चाहे उसको वीडियो फॉर्म में, चाहे उसको डिजिटलाइज फॉर्म में, उसको तैयार किया जाए ताकि बच्चा इजीली उसको एक्सेस कर सके, और आराम से जो भी चीज़ें हैं कंटेंट है उसको अवेलेबल हो सके, बच्चा ठीक से पढ़ सके, उसको अच्छा कंटेंट मिल सके। इसके अलावा ऑल सर्विस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू बी ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन, की ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम आप इग्नू में अगर एडमिशन लेते तो आपको सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन करनी पड़ती थी। ठीक है, आईपी में एडमिशन लेना होता था तो सारी चीज़ें ऑफलाइन करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देखिए इसके बाद से सारी चीज़ें आप घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से सारा, चाहे अ, बात करें फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ऑनलाइन हो गई। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में भी इसमें कहा गया कि सारी चीज़ें ओपन डिस्टेंस से रिलेटेड सब चीज़ें ऑनलाइन हो, चाहे एडमिशन की बात करें, चाहे आई कार्ड की बात करें, चाहे क्लासेस की बात करें, चाहे कंटेंट की बात करें। ठीक है, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटरिंग सिस्टम की परामर्श प्रणाली की भी उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कोई डाउट हो तो जो भी वो मेंटोर हो उससे बात कर सके, उनसे जुड़ सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई, कही गई। उसके बाद जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, देखिए प्री सर्विस का मतलब है सर्विस से पहले, जॉब से पहले। जैसे आप सब हैं, अभी आप जो बीएड कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? प्री सर्विस, क्योंकि अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं। और कोई जॉब करते करते इस तरह का कोर्स करता है तो उसको कहते हैं इन सर्विस, तो आपके साथ जुड़ा होगा प्री सर्विस। तो आईसीटी इन देयर प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होना चाहिए कि उनके टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आईसीटी को शामिल किया जाए। तो 2012 में पॉलिसी आई थी, और 2012 में ही क्या हुआ कि बीएड और इस तरह के कोर्सेज में आईसीटी को जोड़ दिया गया एक सब्जेक्ट के रूप में। एनसीटी विल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट करिकुलम। तो उसके बाद एनसीटी ने भी इससे रिलेटेड जो करिकुलम है वो तैयार कर दिया था। उसके बाद अगर हम इन सर्विस की बात करें तो इन सर्विस का मतलब है जो ऑलरेडी टीचर जॉब कर रहे हैं और अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इस तरह के जो कोर्स करते हैं, तो उनके लिए इंडक्टिंग ट्रेनिंग एज वेल रिफ्रेशर कोर्सेज की रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाएं। ठीक है, ताकि वो अपनी आपको जो अपनी कैपेसिटी है, जो अपनी स्किल है, ठीक है, टाइम के हिसाब से उसको फिर से डेवलप कर सके, नई चीज़ों को जान सके। ट्रेनिंग इन आईसीटी विल बी इंटीग्रेटेड विद जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम, की जो जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, उसको आईसीटी की मदद से सिखाया जाए, बताया जाए। और इसके अलावा टीचर पार्टिसिपेशन इन डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट, की जो डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट है उसमें भी टीचर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो इस तरह से इन सर्विस टीचर जो है उनके लिए बात की गई कि उनको किस तरह से आईसीटी से फेमिलियर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो अगर स्कूल हेड्स की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो इनके लिए भी इस तरह के प्रोग्राम चलाई जाए। और they will also be trained in process leading to automation of administration management and monitoring of the school system, कि उन्हें विद्यालय की जो प्रणाली है, चाहे हम प्रशासन की बात करें, प्रबंधन की बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें, तो किस तरह से आईसीटी के यूज से अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, स्कूल को ठीक से देख सकते हैं, चला सकते हैं। तो उनके लिए भी इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जाएं। और अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, और द लाइब्रेरी विल बी ऑटोमेटेड फैसिलिटेटिंग एक्सेस, की स्टूडेंट मतलब इस तरह से हो कि अपना इजीली स्टूडेंट एक्सेस कर सकें चीज़ों को। और टू सर्च, कोलेक्ट एंड कैटेगराइज डिजिटल रिसोर्सेज, की डिजिटल जो रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरह से लाइब्रेरी को भी, मतलब ई लाइब्रेरी
जो हो करना चाहिए, जैसे डेलनेट और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से इन्होंने बात की कि लाइब्रेरी को भी इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए ताकि बच्चा ईज़िली उसको एक्सेस कर सके। तो इस तरह से नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी जो स्कूल एजुकेशन पे आई थी, इसमें ये सारी बातें की गई। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।